Welcome to lecture number 4 of resource mobilization and notes making strategy of economy. This will be our GS3 series of economy. This is lecture number 4 and part number 2 हमने resource mobilization को दो पार्ट में किया है. The first part में हमने यहाँ तक किया था that what was measure to improve the mobilization. Now we'll continue further. जो कुछ पार्ट resource mobilization के रह गए हैं we'll do this first. सो जब रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि एक जगह से रिसोर्स को एलोकेट करना फॉर बेटरमेंट एंड फॉर बेटर यूज टू गेन वॉट टू गेन अ सस्टेनेबल आउटपुट. दिस इज वॉट वी studied about resource mobilization. It is a process of resource identification, generating and efficient allocation of what financial as well as non-financial resources. तो फाइनेंशियल रिसोर्स में जो पैसा आ रहा था, जो सेविंग्स थे, जितने भी टाइप्स के रिसोर्सेज देखे हमने, फाइनेंशियल रिसोर्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स हो गए. तो अब इस फाइनेंशियल रिसोर्स को सरकार एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज कर रही है, राइट. तो जब हम देखेंगे मोबिलाइज कर रही है तो इट इज़ इधर टेकिंग इट फ्रॉम वन पर्सन, गिविंग इट टू अनदर पर्सन, टेकिंग इट. सो व्हाट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन? रीडिस्ट्रीब्यूशन तो यही है कि दैट यू आर पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट and government is collecting those tax and redistributing it to the other causes for the betterment of the society. अब इसी में एक डिलेमा आता है where government is doing welfare and that welfare is either freebies or a welfare scheme. So how do you distinguish between them कि ये freebies हैं जिसको रेवड़ी रेवड़ी बोलते हैं हम लोग, freebies है या वो welfare scheme है. welfare है तो इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, तो वो तो बहुत ज़रूरी है, तो इट मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड एज बर्डन टू द इकोनॉमी. बट फ्री भी है, क्या वो रियली ऑफ एनी गुड है? देखो, अगर फ्री बी और वेलफेयर स्कीम इज बोथ मोबिलाइजेशन ऑफ गुड, अगर मोबिलाइजेशन ऑफ गुड if it is intended towards welfare then it becomes welfare scheme, or if it is driven by political vendetta, political motive है तो it becomes freebie. ठीक है, तो आओ देखते हैं. तो इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग फ्री और हाईली सब्सिडाइज्ड, वन सेकेंड, फ्री और हाईली सब्सिडाइज्ड goods and service, and this is oftenly what political driven. while some freebies promote social welfare, ठीक है, नेसेसरली नहीं है कि सारा का सारा फ्रीबीज आपको political vendetta के लिए. फॉर एग्जाम्पल let's say that government is distributing let's say bicycle, government is distributing bicycle. अब this bicycle can be of political driven motive, but for the student who are far away from school this can become a mode of transport so that they can reach their school, they can reach their capacity, they can study and they can be developed into a human capital. अब बताओ, तो often political driven तो था, was it necessarily a freebie which was bad? So while some freebies promote social welfare, ये एक मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट, अदर में डिराइव शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल कंसिडरेशन. अब जैसे मान लो ये साइकिल या बाइसाइकिल को हमने देख लिया कि ये एक नेसेसिटी था. नाउ टेल मी, a political party is distributing a laptop and another political party is distributing a television. Which can be of more use to a developing nation, a laptop or a television? So short term political consideration becomes important कि हाँ अभी अभी उस पार्टी ने या फिर उस गवर्नमेंट ने लैपटॉप दिया था, वो उनका शॉर्ट टर्म वेंडेटा था कि हाँ अभी मुझे इलेक्शन आएगा, वोट मिल जाएंगे, बट इट हैड अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ पॉजिटिव नेचर. उसी तरीके से सम आर पॉलिटिकल ड्रिवन में देखेंगे तो कौन सा पॉलिटिकली ड्रिवन है, जैसे लोन वेवर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जैसे मैंने आपको टेलीविजन बताया, बाइसाइकिल, कैश ट्रांसफर. सो व्हाट आई टोल्ड यू है कि सम में प्रमोट सोशल वेलफेयर, जैसे बाइसाइकिल में प्रमोट सोशल वेलफेयर, कैश ट्रांसफर नॉट नेसेसरली, ये थोड़ी देर के लिए है, ये हो सकता है अभी उसको आज खाने का जुगाड़ ना हो तो आज खाने का जुगाड़ हो जाएगा उसको, बट दिस वॉज ऑफ नो गुड फॉर हिम लॉन्ग टर्म. फ्री इलेक्ट्रॉनिक गुड, वो टेलीविजन का क्या करेगा अनलेस एंड अनटिल आपका वोट मोटिव नहीं है तो. देन फ्री लिटरेसिटी, अगेन वी सॉ कि फ्री लिटरेसिटी वाज बोथ बून एंड बेन
इन टाइम्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सब्सिडाइज ग्रीन रेवोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी देना था फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप, एंड देन अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, उसका ओवर यूज़ हुआ, एंड ओवर यूज़ होकर क्या निकला, हमने देखा कि ओवर ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सॉइल सेलिनिटी हो गई, लोन वेवर। अब आई डोंट अंडरस्टैंड दैट इफ लोन वेवर was a only, like let's say only measure to solve the crisis of farmer, so why not at the first place give them for free पैसे? So ये necessarily और 90% of the time this is political vendetta। अब आ जाओ एक छोटा सा डिफरेंस समझते हैं कि फ्रीबीज और वेलफेयर स्कीम में क्या एक पतली सी लाइन है, देयर इज़ अ ग्रे एरिया। फ्रीबीज कहाँ हो जाए और वो वेलफेयर स्कीम से फ्रीबी कब बदल जाता है, ठीक है, मतलब भलाई से वो रेवड़ी कब बन जाता है। और इसी पे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट भी हैं कि कब उसको फ्रीबी कंसिडर करना चाहिए और कब उसको वेलफेयर स्कीम कंसिडर करना चाहिए। अब लेट्स अंडरस्टैंड वेलफेयर स्कीम में क्या है एंड फ्रीबी में क्या है। फ्रीबीज जो है ना वो ऑफन पॉलिटिकल इन मोटिव होते हैं, जैसे कि आपका मैं आपको टेलीविज़न दे दिया, मैं आपको प्रेशर कुकर बांट दिया। अब देखो प्रेशर कुकर दे दिया, अब गैस चूल्हा दे दिया। अब यू कैन से दैट हाँ दिस कैन बी सोशली इंपॉर्टेंट फॉर देम, गैस चूल्हा दे दिया, बट पॉइंट क्या आपने उनको उसका इश्यू सॉल्व किया कि उनके पास फर्स्ट प्लेस पे गैस चूल्हा क्यों नहीं था, फर्स्ट प्लेस पे कुकर क्यों नहीं था उनके पास? डिड यू सॉल्व दैट इशू? नो। आपने क्या किया, टेम्परली ये नहीं ये ले लो। सो रिमेंबर ये हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए। दिस कैन बी यूनिवर्सल और ब्रॉड बेस्ड कि हाँ किसी को दे सकते हैं या फिर सभी को दे देंगे या फिर इस तबके के लोगों को देंगे, ठीक है। सो जनरली क्या है, यूनिवर्सल वोट तो सभी देंगे, तो दे टारगेट की हाँ आ जाओ सभी महिलाओं को हम प्रेशर कुकर और गैस स्टोव देंगे, और सभी जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं सबको साइकिल दे देंगे, सभी जो कॉलेज ग्रेजुएट्स जो स्कूल 12th पास हैं उनको लैपटॉप दे देंगे। सो दीज आर वॉट, दिस कैन बी यूनिवर्सल और ब्रॉड बेस हो सकता है, ब्रॉड बेस। बट वेलफेयर स्कीम जो होगा ना हमेशा नैरो होगा एंड टारगेटेड होगा। जैसे वेलफेयर इज टारगेटेड टुवर्ड्स वनरेबल सेक्शन, एकदम टारगेट करके देंगे, सबको नहीं मिलता है। दो इन केसेस वी हैव सीन, जैसे आप देखोगे पीडीएस स्कीम इन द केरला एंड तमिलनाडु है, वहाँ पे क्या है एक्सक्लूजन एरर के डर से गवर्नमेंट सभी को दे देती है। सो वो एक अलग बात है। फ्रीबीज आर शॉर्ट टर्म, वेलफेयर स्कीम्स लॉन्ग टर्म है एंड इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। एंड इसका मोटिव ही यही है टू सॉल्व द बेसिक इशू, टू सॉल्व द रूट कॉज को एड्रेस करना है। ओके, फ्रीबीज में क्रिएट फिजिकल बर्डन। मान लो उतना सारा कुकर और उतना सारा गैस स्टोव दिया आपने, वो एक फिजिकल बर्डन बनेगा। किसके ऊपर फिजिकल बर्डन बनेगा? टू द जेन्युइन टैक्स पेयर्स, एंड इट विल ऑल्सो बी अ मोरल हजार्ड फॉर द टैक्स। और उनको दिख रहा है कि मैंने तो टैक्स पे किया था देश की भलाई के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, ये तो गवर्नमेंट फ्री कुकर बांट रही है। अब देखो इफ दिस वॉज डन बाय गवर्नमेंट इट बिकम्स अ पॉलिटिकल वेंडेटा। लेट्स से इट बिकम्स अ या गवर्नमेंट इज हैविंग डिसएडवांटेज क्योंकि टैक्स के पैसा गवर्नमेंट के पास है। सम अदर XYZ पॉलिटिकल पार्टी डूइंग पॉलिटिकल रैली एंड देन इट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग कुकर, देन इट इज नॉट पॉलिटिकल वेंडेटा। वहाँ पे वो पॉलिटिकल वेंडेटा है बट इट्स नॉट अ फिजिकल बर्डन। वो सरकार वो लेट्स से वो पॉलिटिकल पार्टी अपना पैसा लगा के दे रही है। सो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्रीबी। फ्रीबी इज समथिंग विच इज डन बाय गवर्नमेंट। ओके, उसको वोट खरीदना या फिर XYZ चीज़ आप टर्म दे सकते हो बट उसको फ्री भी नहीं बोलोगे। अगर कोई एक नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी है विच इज़ नॉट इन पावर एंड देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग कुकर, सो वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, हो सकता है वो इलेक्टोरल स्क्यूइंग कर रही हों, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन इट इज़ अ फ्री बी। फ्री बी इज रिमेंबर रिफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग, गवर्नमेंट के पास, क्योंकि टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। नाउ एंड देन मोटिव ऑफ वेलफेयर स्कीम क्या है कि वो बिल्ड करेगा ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल सेक्टर में, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल कैपिटल। अब दिस इज व्हाट अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज बिटवीन वेलफेयर स्कीम एंड फ्रीबी, कि जितना भी वेलफेयर स्कीम्स है ना दे डिराइव देयर गाइडिंग प्रिंसिपल फ्रॉम DPSP। रिमेंबर DPSP को बनाने का मेन मोटिव क्या था? टेल मी वेयर दिस DPSP डिराइव्ड फ्रॉम। ओके, इन द कमेंट सेक्शन यू विल टेल मी वेयर इज द DPSP डिराइव्ड फ्रॉम। देखो मैं हर वीडियो में ये पूछता हूँ और दिखता है मुझे एक लोग कभी से कभी कमेंट कर देते हैं। इट इज़ अ वेरी क्लियर कट साइन कि आप बस सुपरफिशियली इसको देख रहे हो और इसमें नुकसान मेरा नहीं है भाई साहब, ट्रस्ट में मेरा नहीं है नुकसान।
सो वेलफेयर मेजर्स आर व्हाट, डीपीएसपी ड्रिवन। दिस सरकार ने डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए, मतलब सरकार ने, हमारे फादर कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स इसीलिए डाले थे डीपीएसपी को, दैट इट इज द डिराइविंग मोटिव ऑफ गवर्नेंस, कि ये अल्टीमेट गोल है। अभी फिलहाल हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल इज टू अचीव, टू रियलाइज द डीपीएसपी। तो जब जैसे होता जाएगा वैसे इसको करते जाएंगे। जैसे राइट टू एजुकेशन को निकाल के हमने 21A में डाला डीपीएसपी से। अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ डीपीएसपी। उसको हमने वहां से निकाला और उसको डाला हमने इन द फंडामेंटल राइट 21A, दैट यू आर नाउ एलिजिबल फ्रॉम 6 to 14 के लिए आपका एजुकेशन इज कंपलसरी, यू कैन क्लेम, ये आपका हक है, अगर नहीं मिला तो आप कोर्ट जा सकते हैं। 1 सेकेंड। Now let's move forward. What are the concern associated with freebie culture? देखो, अब आपको पता है, मैंने यहीं पे बताया कि ये जो आपको दिमाग में आ रहे हैं कि अच्छा फ्रीबी बांटने से क्या क्या कंसर्न हो सकता है, वो कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं? कि वीक फिजिकल डिसिप्लिन बन जाएगा, हमारे पास पैसे आएंगे कम और हम पैसा खर्चा करने का ज़्यादा, या फिर हम फिजिकल डिसिप्लिन में ये हो जाएगा कि गवर्नमेंट सोचेगी अच्छा फ्रीबी बांट के तो काम हो ही जा रहा है, क्यों हमें खर्च करना है दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे। क्योंकि अगर किसी को सोशल वेलफेयर और एक प्रोग्रेसिव दिखाना है तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, हो सकता है 10 साल लगे, लेकिन 10 महीने के भीतर अगर आप फ्रीबीज बांट दो तो आपका इलेक्टोरल रिजल्ट में निकल जाएगा। तो फिजिकल डिसिप्लिन बिकम्स रॉन्ग। एंड सीएजी का एक रिपोर्ट दिखाता है कि पावर सब्सिडी इन पंजाब इज द मेजर एक्सपेंसेस ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। सो ये तो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नेवर गुड इफ इट इज डन विदाउट इनफ रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू जनरेशन के बिना आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो दिस इज व्हाट, दिस इज फिजिकल बर्डन, इट इज नॉट सस्टेनेबल मॉडल। देन इट ऑल्सो रिड्यूसेस कैपिटल फॉर्मेशन, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, बिकॉज इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बताता हूँ। सी, जैसे मान लो गवर्नमेंट का ये ट्रेजरी बॉक्स है, सी लेट्स से ट्रेजरी बॉक्स है, इसमें दो तरीके के पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास। एक रेवेन्यू से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, और एक कैपिटल के लिए आ रहे हैं, ठीक है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अच्छा पहले इसको ऐसे समझो, इसमें से पैसा आ भी रहा है और इसमें से पैसा जा भी रहा है। अब इसमें से पैसे जो जा रहे हैं ना, वो जाने के दो तरीके हैं। एक हो गया कि ये मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खर्चा तो है कि जाना, जाने के पार्ट को ही एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। और रिसीविंग पार्ट को क्या बोलते हैं, रिसीट्स। तो खर्चा तो दो हो गया, एक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आने में भी दो तरह के होगा, एक होगा डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, एक होगा नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स। जैसे मान लो ये नॉन डेट क्रिएटिंग है, नॉन डेट, और ये है डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग का मतलब है कि ये जो पैसा सरकार को आ रहा है, नॉन डेट क्रिएटिंग रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। तो नॉन डेट क्रिएटिंग रेवेन्यू रिसीट्स इज समथिंग जो सरकार को कर्जा नहीं हो रहा है, इट्स अ नॉन डेट। जैसे टैक्स का पैसा आया, फाइन का पैसा आया, ठीक है, दीज आर नॉन डेट क्रिएटिंग। लेकिन अगर सरकार ने, जैसे मान लो नॉन डेट क्रिएटिंग में क्या, डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार के पास एक पीएसयू थी, सरकार ने उसको डिसइन्वेस्ट किया, ये सरकार का कर्जा नहीं है, ये सरकार के पास पैसा आया है, ठीक है। देन डेट क्रिएटिंग, जैसे सरकार ने लोन लिया, सरकार ने लेट्स से सिक्योरिटी बॉन्ड्स इशू किए, सरकार ने टी बिल इशू किया, तो ये सब क्या है, डेट क्रिएटिंग, सरकार को वापस पे करना है। अब नाउ इमेजिन योर डेट क्रिएटिंग रेवेन्यू इज मोर देन योर नॉन डेट क्रिएटिंग रेवेन्यू, यानी कि आप कर्जा ज़्यादा ले रहे हो जितना नॉन डेट क्रिएटिंग पैसा आ रहा है आपके पास, जो आपके खुद के पैसे खर्चे करने के आने चाहिए उससे ज़्यादा आप तो कर्जा लेके आ रहे हो। और अब जब कर्जा लेके आ रहे हो और आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो, मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि दिस रेवेन्यू इज गॉन, ये पैसा सरकार के पास वापस नहीं आने वाला, दिस मनी इज नॉट गोना जनरेट मनी फॉर द गवर्नमेंट। हो सकता है ये लोगों के हाथ में जाए और वहाँ पे अलग अलग पैसा जनरेट करे कि हाँ उनके पास पैसा आ गया, वो कपड़े खरीदने जाएंगे, वो जूते खरीदने जाएंगे, वो टूरिज्म पे जाएंगे, तो वो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पैसे जनरेट करेगा। बट सरकार के पास ये पैसा लौट के नहीं आएगा।
सरकार इस पैसे से और पैसा जनरेट नहीं कर सकती, बिकॉज जैसे मान लो सरकार ने सैलरी दिया, सरकार ने पेंशन दिया, सरकार ने फ्री बीज दी, सरकार ने सब्सिडी दी, दीज आर व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज आर रेवेन्यू फॉरगॉन। बट अगर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, जैसे मान लो सरकार ने रेलवे कॉरिडोर बनाए, डिफेंस फ्रेटेड कॉरिडोर बनाया, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस बनाए, सरकार ने लेट्स से एयरपोर्ट बनाया, सरकार ने लेट्स से रेलवे स्टेशन बनाए, सरकार लेट्स से XYZ कोई भी कैपिटल चीज़, इंडस्ट्रीज बनाया, मेगा पार्क बनाया, ये क्या कर रही है, ये जॉब्स क्रिएट कर रही हैं, तो ये पैसा तो जनरेट करेगा मोर मनी। So this is capital expenditure. So if your debt creating receipts is converting into capital expenditure, it's a sustainable model. But if your debt creating receipts are going into revenue expenditure, वो non sustainable model हो गया। तो रिड्यूस कैपिटल फॉर्मेशन, अगर आप जितने पैसे आ रहे हैं और उससे ज़्यादा रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो कैपिटल के लिए तो पैसा कम बचा ना। सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दैट रिड्यूस कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप इट मेक सेंस। मैं आपको डिलीट नहीं करता हूँ इस चीज़ को, ताकि आप जब भी कभी पढ़ो इस PDF से तो आपको ये रियलाइज़ हो कि हाँ ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मैंने क्या एक्सप्लेन किया यहाँ पे। देन इट क्रिएट्स अ मोरल हजार्ड। मोरल हजार्ड फॉर हुम? जैसे टैक्स पेयर्स के लिए। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, उनको लगेगा कि मैं तो पैसे दे रहा हूँ किसी पर्पज़ के लिए, यूज़ हो जा रहा है किसी भद्दे पर्पज़ के लिए। देन इट पुट्स फिजिकल प्रेशर, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर है, जैसे ब्रीच और FRBM टारगेट। आप कितना बोरो कर सकती है गवर्नमेंट, कितना पैसा RBI से ले सकती है, कितना पैसा मार्केट से उठा सकती है, दिस इज रेगुलेटेड बाय FRBM एक्ट। फिजिकल रिसोर्स एंड बजटरी मैनेजमेंट टारगेट, इसके अकॉर्डिंग जब हम बजट पेश करते हैं उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है, तो बजट में वी प्रेजेंट 2 more डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू FRBM टारगेट, कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमी गेन एंड शॉर्ट एंड मीडियम टर्म हम पेश करते हैं अपने बजट में। तो इसमें क्या होता है, जो हमने एक टारगेट सेट किया था FRBM टारगेट में, वी आर ब्रीचिंग दैट थ्रू सब्सिडीज। देन फ्यूल्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर, हाँ सही। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या हुआ, जो टेल मी इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या हुआ? जैसे मान लो सरकार ने ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया और सबके हाथ में पैसे आ गए, और मान लो ये सबके हाथ में पैसे बढ़ गए प्रोपोर्शनली, ठीक है, कि सबके पास अब पैसा है, बट रिसोर्सेज डिड नॉट इंक्रीज। अब इस रिसोर्स को पहले था कि 2 लोग ही खरीद सकते थे, नाउ देर आर 4 पीपल बाइंग दिस, सो डिमांड इज मोर देन सप्लाई कुड बी डन। सो व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट ए इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इनके भाव बढ़ेंगे। और ये भाव कैसे बढ़ा है, डिमांड पुल्ड हुआ है, ये डिमांड खींच रही है और प्राइस को ऊपर, सो इट इज ए डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन। तो क्या हुआ, इट्स फ्यूल्स द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन, क्योंकि सबके हाथ में पैसा आ गया। मान लो 2 आम है, 1 मैंगो 2 मैंगो, और उसको खरीदने वाले एक ही लोग हैं। एक गया बोल रहा कि भाई मैं 20 रुपये दूंगा, देना है दे, नहीं देना दूसरे वाले से ले लूँगा, ठीक है। बट नाउ लेट्स से देर आर ओनली 2 मैंगोज, ठीक है, लेट्स से ओनली देर आर 2 मैंगोज एंड इसको खरीदने वाले 8 लोग हैं। ये आया कह रहा है मैं 20 रुपये दूंगा, बोलो नहीं मैं 21 रुपये दूंगा, नहीं मैं 22 रुपये दूंगा, मैं कह रहा नहीं नहीं मैं मेरे को दे भाई, मेरे घर में बच्चे मांग रहे हैं, मैं 23 रुपये दूंगा तुझे। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वी सी दैट ये इन्फ्लेशन, डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन बन रहा है यहाँ पे। So this fuels inflationary pressure. Now it may worsen inequality. Yes, it can worsen. How? कि यूनिवर्सल PDS जो है, अब जैसे मान लो let's say let's say let's say this is me. I don't need subsidy from government. And then let's say there is one person who really needs subsidy from government. Let's say I have 50,000 in my wallet and he has 50 rupees in his wallet. ओके, नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनिवर्सल PDS लाया, कि उनको डर है कि बेचारा ये छूट ना जाए, ये आदमी छूट ना जाए कहीं, इस आदमी तो इसको भी दे देते हैं, इसको भी तो मिल जाएगा। नाउ टेल मी, अब सरकार ने दोनों को 500-500 रुपये दे दिए, लेट्स एम जस्ट सही, दोनों को 500-500 रुपये दे दिए, रिसोर्स अभी भी वही एक एप्पल है, तो क्या होगा, इसको कोई फ़ायदा हुआ? क्योंकि मैं जाऊँगा, मैं 5,050 रुपये दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, मैं बोलूँगा 6,000 रुपये दूंगा, मुझे दे दो ये सामान। तो इट में वर्जन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी तो पहले से थी कि मेरे पास 5,000 था, 50,000 था और इसके पास 50 रुपये थे, तो इनइक्वालिटी तो पहले से थी, एंड इट डिड व्हाट, इट वर्सन इट। सो यूनिवर्सल PDS कैन वर्सन इट, DBT कैन वर्सन इट, बट इट बेनिफिट्स इक्वली। हाउ? इट कैन रिड्यूस व्हाट, इसको कैसे समझाऊं मैं आपको, कि ऐसे समझो कि DBT के बेनिफिट ऐसे हैं कि मान लो अगर मैं टारगेटेड दे रहा हूँ, ठीक है, तो इट कैन रिड्यूस, इसको लिखते हैं बेनिफिट इक्वली रिड्यूस
लीकेज लेयर, इट कैन रिड्यूस लीकेजेस। अब उससे क्या होगा कि आपने जिसको एग्जैक्टली टारगेट किया था आप उसको दे सकते हो ये पैसा, राइट। सो वी अंडरस्टूड कंसर्न एसोसिएटेड विथ फ्रीबी कल्चर। अब इसी में ना एससी का केस आता है कि फ्रीबी और वेलफेयर स्कीम के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक केस था जिसको सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2013 का केस था ये। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर मैनिफेस्टो प्रॉमिस है तो दे आर नॉट इन वायलेशन ऑफ रोपा, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 123। व्हाट इज मैनिफेस्टो प्रॉमिस? लेट्स से मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ और मैं सरकार में आने से पहले कह रहा हूँ कि अगर मैं सरकार में आता हूँ तो मैं भाई सबको 2-2 कुकर, 1-1 गैस चूल्हा और 4-4 कढ़ाइयाँ दूंगा। ये मेरा मैनिफेस्टो प्रॉमिस है। अगर जनता को ये अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे तो ऐसी सरकार चाहिए जो 4-4 कुकर और 2-2 गैस स्टोव ये सब बांटे, तो जनता ने जनमत दिया है, जनता ने मुझे जनादेश दिया है। जनता हैज़ गिवन मी द पावर टू, हाँ कि ये जो तुमने कहा है ना हमें यही चाहिए, यही वाला कुकर चाहिए मुझे। तो अगर मैनिफेस्टो प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ तो वो वायलेशन नहीं है। बट अगर मैं सरकार में हूँ और तब मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैं दे रहा हूँ सबको कुकर, तो मैं क्या कर रहा हूँ? टैक्स पेयर का पैसा यूज़ कर रहा हूँ। इन दैट केस आई एम इन वायलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, बिकॉज वॉट आई एम स्क्यूइंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, राइट। उसी तरीके से एक अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। अगर गवर्नमेंट इज ब्लीडिंग थ्रू पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इलेक्टोरल कैंपेन, दैट इज वायलेशन ऑफ ऑल द रूल्स एंड मोरालिटी एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ constitution. Why it is violation of basic structure of constitution? Because in our basic constitution doctrine, जो basic constitution का सिद्धांत है उसमें free and fair election is part of basic structure, and if government is spending public resources to skew the election, then it is in violation of what? Basic structure of the constitution. अब next point है कि अच्छा तो benefit क्या है? तो benefit भी होगा freebies का when well targeted. इट कैन स्ट्रेंथन सोशल वेलफेयर। हाउ? जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है? इट्स अ बेनिफिट ऑफ सोशल स्कीम्स। प्रधानमंत्री पोषण, व्हाट, ये मल्टी डिमेंशनल इफेक्ट दे रहा है। जैसे इट इज डिराइविंग द स्टूडेंट टू द स्कूल, और स्कूल में ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी एड्रेस कर रहा है। पीएम किसान, इसमें क्या होता है कि 6,000 रुपये किसान को मिलते हैं इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। सो ये किसान को अपने सीड्स, फर्टिलाइजर्स उसके लिए यूज़ के लिए काम आता है। सो इट कैन ड्राइव सोशल वेलफेयर। देन इट कैन इम्प्रूव इनकम सिक्योरिटी। जैसे लाडली बहन योजना में और लड़की बहन योजना में एक सिक्योरिटी मिल रहा है। वो वुमेन जो वनरेबल थी, जो डिपेंडेंट थी, हाउसवाइफ थी, जो डिपेंडेंट थी अपने पति के ऊपर, कि उसको बेसिक नेसेसिटी के लिए अपने पति के पास जाना पड़ रहा था, तो उसके लिए ये इज अ इनकम सिक्योरिटी। अब देखो आप कितना, जैसे मान लो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अब वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एजुकेशन से आ जाएगा? अगर मान लो मैंने 50,000 लड़कियों को पढ़ा दिया जो पहले बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही थी, ठीक है, मैंने 50,000 लड़कियों को पढ़ा के 50,000 घर को मैंने शिक्षित कर दिया, क्या दिस अलोन मेक्स दिस वुमेन एम्पावर्ड? अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज वुमेन एम्पावरमेंट, नहीं एग्जिस्ट कर सकता। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई बिलीव। नाउ टेल मी, अगर मैंने 50 लड़कियों को पढ़ा दिया और इनके पास अभी भी कोई नौकरी नहीं है, इनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, दे आर स्टिल डिपेंडेंट फॉर देयर इनकम सिक्योरिटी ऑन XYZ पर्सन इन देयर हाउस, सो दैट मेक्स देम एम्पावर। नहीं, उनकी वॉइस तभी हर्ड होगी व्हेन दे हैव देयर इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द फैमिलीज वर्किंग। तो यू गॉट माई पॉइंट। Then it can reduce multidimensional poverty. Certainly it can reduce multidimensional poverty. So आगे चल के जब आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि multidimensional poverty में इंडिया में there are 2 more factors as per नीति आयोग, ठीक है। What are those factors? I'll show you. देखो, जब वर्ल्ड पढ़ते हैं ना, तो जब यूनाइटेड नेशन UNDP का हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पढ़ते हैं, तो यू हैव न्यूट्रिशनल, यू हैव चाइल्ड एडोलेसेंट, यू डोंट हैव मैटरनल हेल्थ इन दैट, यू डू नॉट हैव बैंक अकाउंट इन दैट। ये इंडियन कॉनोटेशन है, ठीक है, ये इंडियन कॉनोटेशन है। सो वी सी दैट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में वी आर एड्रेसिंग न्यूट्रिशन, पीएम पोषण से, चाइल्ड एडोलेसेंट एंड मैटरनिटी केयर हम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है,
जिसमें अलग अलग चीज़ें निकाल रहे हैं। अनीमिया मुक्त भारत है, उसमें मटर्निटी का केयर भी कर रहे हैं। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में हम उनको स्कूल लेके जा रहे हैं, 6 to 14 ईयर्स को दे रहे हैं हम स्कूलिंग। स्कूल अटेंडेंस के लिए हम प्रधानमंत्री पोषण योजना से उनको लेके आ रहे हैं। कुकिंग फ्यूल में दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत उनको फ्यूल दे रहे हैं। सैनिटेशन में स्वच्छ भारत अभियान के तरह हम तहत हम बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, टॉयलेट्स। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर में हर घर गंगा जल या हर पाइप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, पैन इंडिया प्रोजेक्ट, है ना। हाउसिंग के लिए देर आर सो मेनी स्कीम्स। अटल पेंशन नहीं, वो इंदिरा आवास योजना है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना भी बोलते हैं। देन देर आर वेरियस स्कीम जहाँ पे डीडीए का स्कीम, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम्स हैं, अलग अलग है। इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, जैसे अलग अलग गवर्नमेंट क्या दे रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फिर सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी। एसेट्स को काउंट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट एसेट्स के लिए पता नहीं कुछ करती है नहीं करती, आई डोंट थिंक कुछ कर रही है, बट बैंक अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना। सो यू सी एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग मल्टी डायमेंशनल। अभी मैंने आपको तुरंत खड़े खड़े बता दिया कि क्या क्या यूएनडीपी वर्सेस नीति आयोग के डिफरेंसेस में ये दो हैं डिफरेंस, और सरकार हर स्टेज में क्या क्या कर रही है। सो वी अंडरस्टूड कि वेलफेयर स्कीम नॉट नेसेसरली ऑलवेज बैड ही होगा। अगर वेलफेयर स्कीम यहाँ सब जगह सरकार कर रही है तो इट इज डूइंग व्हाट, इट इज रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के ये सारे एस्पेक्ट हैं। अगर ये सारे में से कुछ कमी है तो मल्टी डायमेंशनली पोअर है, राइट। गॉट माई पॉइंट। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एनएफएसए से भी हो रहा है, पीएम आवास से हो रहा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से हो रहा है। वे डिड आई गेट दिस स्कीम्स फ्रॉम, क्योंकि मैंने बस इसको एक वो रूट कॉज पकड़ा है कि मैं इसको पकड़ूंगा यहाँ से और इसी के थ्रू प्रोग्रेस करूंगा। ओके, बिल्ड ह्यूमन कैपिटल, ऑफ कोर्स हाउ, री स्कूलिंग दोगे। 21A जो पहले डीपीएसपी में हुआ करता था उसको हम यहाँ लेके आ गए, एंड डीपीएसपी में वी आर सेइंग कि आप अपने बच्चों को प्री 6 ईयर्स को एजुकेट करो, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पेरेंट्स। सो व्हाट, वी आर बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल। अब नेसेसरली ये हो रहा है नहीं हो रहा है वो ड्रॉबैक में है, वो बाद में देखेंगे, बट अभी तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि बेनिफिट क्या हो सकता है इसका। देन इट कैन वर्क एज इकोनॉमिक स्टेबलाइजर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को ड्यूरिंग पैंडमिक दे वर गिवन इकोनॉमिकल बेनिफिट। सोशल इंक्लूजन, जैसे साइकिल दिया, लैपटॉप दिया। अब लैपटॉप दिया है हमने तो वो बच्चा उस लैपटॉप को यूज़ कर सकता है ना, उनके बराबर आने में जिनके पेरेंट्स वेल ऑफ हैं और जो लैपटॉप दे रहे हैं, और उनका बच्चा हो सकता है 2 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ ले रहा है, राइट। तो ये उनके लिए बेनिफिट हो गया, तो सोशल इंक्लूजन प्रमोट कर रहा है। यू गॉट माई पॉइंट। अब देखो ये क्या बोले सर इतना ही था क्या, यही सब कर सकता है? नहीं, करने को तो बहुत कुछ कर सकता है बच्चे, यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। व्हाट मैटर्स इज what actually you are able to replicate in exam, तो आप अपने हिसाब से याद रखो एंड replicate in your exam. Then what are the way forwards for freebie, कि भाई इतना कुछ देख लिए और इसी में से निकाल लेंगे ना, इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं कि हाँ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन होना चाहिए प्रोडक्टिव वेलफेयर एंड पॉपुलिस्ट फ्रीबीज में। मीन्स टेस्टिंग करो कि हाँ ये जो लैपटॉप दे रहे हैं, ये लैपटॉप दे रहे हैं, ये कुछ काम का है भी या नहीं। मान लो वो डिजिटली इलिटरेट पॉपुलेशन को दे दिया हमने, वो लैपटॉप का क्या करेगा, उसके यहाँ रख रहे हो मस्त चाय वाय रखेगा उसके ऊपर वो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मीन्स टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे ना एक केस था छत्तीसगढ़ में, देर इज़ अ ट्राइब कॉल्ड गोंड ट्राइब, ठीक है, ये मेरे एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल में है। तो उस गोंड ट्राइब को ना, गोंड ट्राइब के वेलफेयर के लिए वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको कैटल्स दिए, ठीक है। तो उनको मस्त कैटल्स वेटल्स दिया और बोला कि आप इस कैटल का यूज़ करो, 1 बुल 1 काउ, यू कैन यूज़ दिस एज अ योर लाइवलीहुड। अब they fail to do a research that Gond are anthropologically और फिर they are like biologically lactose intolerant। अब इस गाय का दूध तो नहीं पी सकते वो, they cannot drink the milk, और ये गाय इनके लिए लाइबिलिटी बन गया, इसको खाना खिलाओ। एंड इनको ट्रेनिंग दिया नहीं गया कि चलो ये मिल्क नहीं पी सकते, ये मिल्क के प्रोडक्ट का पनीर बना सकते हैं, पनीर बना के मार्केट में बेच सकते हैं, इनको इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये गाय और ये बैल इनके लिए किस काम का था, मार के खा जाओ। नाउ आफ्टर 2 to 3 years, और नॉट 2 to 3 years, जब सोशल ऑडिट के लिए गए, दे एक भी गाय नहीं है, एक भी बैल नहीं है। क्या हुआ, साले दे एट एवरी कैटल, सॉरी। So they fail to do what? They fail to do the means testing. So means testing is very important. Sorry.
मुझे ये याद आ गया कि जब मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था, मेरे टीचर ने, तो ही गेव सच एग्जाम्पल जिसमें हंसी आ गई थी। सॉरी। देन व्हाट, way forward should be that FRBM norms should be maintained, हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए स्पेंड करते वक्त, एंड एम्प्लॉयमेंट स्किल एंड इनकम जनरेशन पे ध्यान फोकस करना चाहिए। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड। ओके, सो फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयर को हमने एड्रेस कर दिया। वी आर ऑलरेडी 30 मिनट्स इन द लेक्चर, अब हम इसको खत्म कर देंगे बिकॉज आई नीड टू कंपनसेट यू फॉर द एब्सेंस ऑल्सो। अब आ जाओ, फ्रीबीज के ना दो डायरेक्शन है, दो दो व्यू पॉइंट्स भी हैं कि भाई एक प्रोग्रेसिव व्यू है, एक डिग्रेडिव व्यू है। देखो इसमें मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है, इट्स जस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रूप में बना हुआ है। आप इसको मतलब एग्जाम में इतना बल्क तो बनाना पॉसिबल नहीं होगा, बट अगेन जहाँ से आप बना सकते हो वहाँ से यू कैन ड्रॉ इन अ सेक्शन। देखो जैसे प्रोग्रेसिव व्यू क्या कहता है कि इट रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड इट डज सोशल वेलफेयर, इट इम्प्रूव्स ह्यूमन कैपिटल, प्रमोट्स इक्वालिटी, हार्नेसेस डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर उनको पढ़ा रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन आता है। डिग्रेडिंग व्यू क्या है, ये फिजिकल और फाइनेंशियल बर्डन बनाता है, इन्फ्लेशनरी एक्शन है इसका, डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, राइजिंग डेफिसिट एंड डेट, क्योंकि हम अगर डेट क्रिएटिंग रेवेन्यू रिसीट से अगर हम खर्चा कर दे रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ क्रिएटिंग अ मोर फाइनेंशियल डेट। देन शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ लिख लेंगे और ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे तो ये लॉन्ग टर्म रिलीफ है। अगर पॉवर्टी रिड्यूस करता हूँ, सोशल वेलफेयर करता हूँ, तो लॉन्ग टर्म रिलीफ है, ये लॉन्ग टाइम में ग्रोथ मिलेगा। ये तुरंत दिखता है कि हाँ पैसा दिया, उसका आज रात का खाना हो गया मस्त, एक क्वार्टर लिया, वो चिल है। तो दिस डिग्रेड्स इकोनॉमी, दिस रिड्यूसेस कैपिटल फॉर्मेशन, ये एम्पावर करता है, ये सोशल जस्टिस को इंक्लूड करता है, सॉरी इंक्लूजन इंक्रीज करता है। सो व्हाट शुड बी द एम, द एम शुड बी देयर शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच, इट शुड बी टारगेटेड नॉट यूनिवर्सल, welfare not populist, ultimately it will do what, capital formation should be the ultimate goal। तो ये था क्विक रिवीजन। नाउ कमिंग टू फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ये देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम थोड़ा डेटा भी देख लेंगे कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स क्या है, क्योंकि आगे हम इसको कोट करने में यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इज अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग। व्हाट इज इट एम्स टू डू, इवैल्यूएट द फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट। क्या, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट करना है, राइट। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना है कि दिखेगा ये स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इतने रिसोर्सेज में, मैं क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा। ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेस द फिजिकल हेल्थ, प्रमोट फिजिकल डिसिप्लिन, क्योंकि अगर दिखेगा वहाँ पे हम फिजिकल हेल्थ को एसेस कर रहे हैं, तो हम उनको नीति आयोग उनको सजेस्ट भी कर सकती है कि यू कैन फॉलो सर्टेन मेजर्स टू इम्प्रूव योर फिजिकल डिसिप्लिन। encourage states to improve their revenue generation and मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि हाँ तुम कैसे करो एक्सपेंडिचर का मैनेज, ये नहीं कि सब स्कीम में ही उड़ा दो, लाडली बहन योजना इसमें उसमें सब में पैसा उड़ा दो और कैपिटल डेवलपमेंट के लिए कुछ बचे नहीं, तुम्हारे यहाँ बाढ़ा जा रहा है, तुम बांध नहीं बना पा रहे हो, क्यों, क्योंकि तुमने सारे पैसे उड़ा दिए लाडली बहन योजना में। तो दिस इज नॉट डिग्रेडिंग लाडली बहन योजना, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ओके, देन इट encourages स्टेट टू improve। ओके, देन सपोर्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, कि दिखेगा कि हाँ मैं जो ये कर रहा था ये मेरे फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव कर रहा है नहीं, ये मेरे फिजिकल डिसिप्लिन को इंप्रूव कर रहा है नहीं, अगर कर रहा है तो इट्स एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डिसीजन। एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव। नीति आयोग का पूरा, जब भी नीति आयोग लिखो तो दो शब्द तो लिखना भूलना नहीं, पाप हो जाएगा उसके बिना, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एंड फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 18 पैरामीटर्स, वो याद नहीं रखना है। अब आ जाओ कि की इंडिकेटर्स क्या क्या है इसके अंदर। की इंडिकेटर दैट क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर कैसा है, कि इज दिस एक्सपेंडिचर जनरेटिंग रेवेन्यू या फिर वो एक्सपेंडिचर फॉरगॉन है, इज रेवेन्यू बीइंग मोबिलाइज्ड, जैसे सस्टेनेबिलिटी है या नहीं टू जनरेट टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर पा रही नहीं। देन व्हाट इज फिजिकल प्रूडेंस, कि दैट इज मैनेजमेंट ऑफ डिफिसिट हो रहा है या नहीं, या फिर कि कर्जा लेके हम भलाई कर रहे हैं, अगर कर्जा लेके भलाई कर रहे हैं तो ये सस्टेनेबल मॉडल तो नहीं है, ये डेफिसिट क्रिएट कर रहा है बीच में। देन डेट इंडेक्स वॉच, कि डेट सस्टेनेबिलिटी कितना है, कि क्या आप जितना कर्ज ले रहे हो उतना आपका चुकाने का कैपेसिटी है या नहीं है।
सी यू सी दैट पंजाब हैज़ हाईएस्ट लोन बर्डन, व्हाट, बिकॉज इतनी डेट है कि रीपेमेंट की कैपेसिटी ही नहीं है. दिस विल क्रिएट व्हाट, दिस इज ऑल्सो वायलेटिंग द FRBM, बट सेंटर के लिए नहीं, स्टेट्स के लिए. देन व्हाट इसको ECB एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग कर रहे हैं, राइट. तो these all things need, say extra budgetary borrowing is also a bad thing for a state physical health. So ये है की इंडिकेटर्स. इसके फाइंडिंग्स क्या क्या निकले इस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के? फाइंडिंग क्या थे कि ओडिशा वाज टॉप इन द लिस्ट, वो अपने रिसोर्सेज के वेल यूटिलाइज कर रहा था ओडिशा. देन स्टेट विथ बेटर फिजिकल डिसिप्लिन सॉ ह्यूज ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन में. सो वी कैन एड्रेस, जब भी जहाँ भी हम लिख सकते हैं कि वाई फिजिकल डिसिप्लिन मैटर, तो बस ये लाइन लिख सकते हैं ना कि FHI इंडेक्स ऑफ नीति आयोग शो दैट स्टेट विथ बेटर डिसिप्लिन टर्न्ड आउट टू हैव ग्रेट रेवेन्यू ग्रोथ, सॉरी ग्रेट कैपिटल ग्रोथ. उसी तरीके से सेवरल स्टेट कंटिन्यूज टू फेस चैलेंजेस, हाउ, ड्यू टू हाई डेट एंड लो रेवेन्यू जनरेशन. जैसे मैंने आपको पंजाब का एग्जांपल दिया, पंजाब इज हैविंग इमेंस लोन. तो हाई डेट अगर हो जा रहा है एंड लो रेवेन्यू जनरेशन है, इट इज नॉट सस्टेनेबल मॉडल. एंड व्हाट, राइजिंग, कमिटमेंट एक्सपेंडिचर है, कमिटी एक्सपेंडिचर नहीं, कमिटमेंट एक्सपेंडिचर. राइजिंग कमिटमेंट एक्सपेंडिचर कि हमने ये कमिट किया हुआ है और ये अगर बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली माय फिजिकल हेल्थ इज गोना गो डाउन. तो इन पूरी रिपोर्ट का यूज क्या था, यूज केस क्या है, व्हाट इज द बेटर लाइक आउटकम फॉर दिस रिसोर्स, सॉरी विद दिस इंडेक्स. दैट इंपॉर्टेंस ऑफ इज दैट इट एनकरेजेस फिजिकल मैनेजमेंट. जो मैंने को बताया अभी यहाँ पे कि इंडिकेटर्स जो थे, जो इंडिकेट यहाँ कर रहे हैं, उसी का तो आउटपुट होगा ना उसका इंपॉर्टेंस. देन इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक फाइनेंस. कि गवर्नमेंट को भी दिखेगा, जनता को भी दिखेगा कि नहीं भाई ये तो सस्टेनेबल मॉडल नहीं है मेरे राज्य के लिए. It's it does what, improved management and act, अरे यार, improved management and this is, एक मिनट, adherence, okay, adherence to FRBM target, it needs to be adhered. Then use of FHI finding to promote best practices, this becomes important. Done. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ पोटेंशियल. सो व्हेन यू हियर अबाउट ग्रोथ पोटेंशियल, व्हाट इज इट ग्रोथ पोटेंशियल? देखो ग्रोथ पोटेंशियल को आप ऐसे समझो, लेट्स टेक यू एज एन एग्जांपल. आप अगर अपने वेल कंडीशन में होते, अगर अपने आप वेल फिजिकल हेल्थ में होते, तो आप क्या कर सकते थे? आप ये कर सकते थे कि आप अपने पोटेंशियल पे काम कर सकते थे. आप हो सकता था 14 घंटे बैठ के पढ़ सकते थे. बट आपने क्या किया, अगर लेट्स से आपने अपनी पूरी जान लगा के एक दिन 20 घंटे बैठ गए पढ़ने के लिए, दिस इज नॉट योर पोटेंशियल, दिस यू हैव स्ट्रेच्ड इट. पोटेंशियल इज व्हाट? पोटेंशियल इज यू परफॉर्मिंग एट मैक्स कैपेसिटी एट सस्टेनेबल रेट. समझ गए? तो ग्रोथ पोटेंशियल भी यही है कि कितनी कैपेसिटी पे एक इकोनॉमी काम कर सकती है टू हैव अ सस्टेनेबल ग्रोथ. लेट्स सी डेफिनेशन क्या है कि ग्रोथ पोटेंशियल रेफर्स टू द मैक्सिमम रेट एट विच इकोनॉमी कैन ग्रो सस्टेनेबली विदाउट क्रिएटिंग एक्सेसिव इन्फ्लेशन और मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी. ठीक है, दिस इज ग्रोथ पोटेंशियल. समझ गए? मैंने आपको एक एनालॉजी से समझाया पोटेंशियल वही है. और मैक्सिमम ग्रोथ पोटेंशियल कब अचीव हो सकता है? जब लेबर ह्यूमन कैपिटल एट द पीक परफॉर्मेंस काम करे, फाइनेंस इकोनॉमिकल कैपिटल जनरेट कर रहा हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा आर यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली एंड जुडिशियसली. कि इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडी मिल रहा है तो लगातार है, पानी चला कर छोड़ दो, चले जाओ घर, खाना खा के आओ, नहीं मतलब नहीं है. सो maximum growth potential can be achieved when everything, labor, finance, technology are all working in sync and judiciously. तो what are the drivers of growth potential? वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताया, इन्हीं को एक्सपैंड करते हैं कि ड्राइवर्स कौन कौन है, क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे मैक्सिमम पोटेंशियल को ऊपर लेके जा सकती है. ह्यूमन कैपिटल, अगर मेरा डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो मैं उसको का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है, तो मैं
अच्छा ह्यूमन कैपिटल जनरेट कर पाऊंगा, मेरे पास अगर स्किल्ड वर्कफोर्स है तो मैं अच्छा जनरेट कर पाऊंगा। तो ये सब मैंने बोला, क्या मेरे बोलना के फेस वैल्यू पे ले लोगे? नहीं ना। तो इनके डेटा भी है कुछ। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कि इंडिया है 68% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू बी यूटिलाइज जुडिशियसली। ठीक है। देन पीआईबी का डेटा कहता है कि ओनली 3.6% जो वर्कर है ना वो फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ आ रहे हैं, वरना 30.6% आर इनफॉर्मल ट्रेंड। तो स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये डेटा का हम कहाँ यूज़ करेंगे? जब भी क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि वाई इज़ इंडिया नॉट एबल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट डिस्पाइट बीइंग द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट? ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चंस में आप लिखोगे ना कि हाँ ह्यूमन कैपिटल नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, वाई पीआईबी डेटा शोज दैट 3.6% ऑफ ओनली आर फॉर्मली ट्रेन्ड वर्क स्किल्ड फोर्स, rest 30.6 are informally trained, and India has 68% of working population, so there is a high gap to reap the demographic dividend. Then capital formation में infrastructure लिखोगे कि it is expected to hit 33% of gross capital formation in fiscal year 25-26, है ना? Then technological progress, innovation, India is 38th in global innovation index, 38th rank पे हैं. We have high potential to reach up because we have 68% of population. And then we can say that India spends only 0.6% of its GDP ऑन R&D. सो यहाँ भी एक बहुत बड़ा गैप है जिसको एड्रेस किया जा सकता है। देखो यहाँ लिखा है ना, ओनली 6.4% ऑफ जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेंड हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। इनका डेटा क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुड बी द मेन टारगेट। जैसे जन विश्वास बिल 2.0 क्या था कि इतने डीक्रिमिनलाइज किया 100% माइनर केसेस को, कि हाँ जैसे मान लो आपके यहाँ आपने हो सकता है कि आप आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किस किस चीज़ों को इन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि आपने लेट्स से एक नॉर्म था जो पहले फॉलो नहीं करते तो आपको 3 साल की जेल हो जा रही थी। अब से बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप 200 रुपये का पेनल्टी दो ताकि आप एडहर करने के लिए भी मोटिव रहो और एकदम से आपके लिए एक बर्डन भी ना क्रिएट हो कि ये नहीं करूँगा तो जेल ही चला जाऊँगा, तो इससे अच्छा मैं करूँगा ही नहीं। देन पॉलिसी मेक इन इंडिया, सो दीज आर थिंग्स व्हाट दीज आर ग्रोथ पोटेंशियल को प्रमोट करने के डायरेक्शन है। एक्सटर्नल सेक्टर्स व्हाट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंडिया इज द हाईएस्ट इन इट्स सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट। देन फॉरेन इन्वेस्टर, एफडीआई एंड एफपीआई इन इंडिया आर इंक्रीजिंग। सो दीज आर व्हाट दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल की अगर ये सारे हमारे मैक्सिमाइज हो रहे हैं तो ग्रोथ पोटेंशियल हमारा ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होगा, राइट? नाउ लेट्स मूव टू सेविंग्स रेट। दिस वाज ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है? इतना ही है ग्रोथ पोटेंशियल, इससे ज़्यादा क्या होगा? है नहीं, जैसे 20 पेज पढ़ा दूँ ग्रोथ पोटेंशियल के ऊपर, 15 तरह का डायग्राम बना दूँ, 17 तरह के एग्जाम बना दो, एग्जाम नोट्स दे दूँ, कोई पॉइंट नहीं है। नाउ कम टू सेविंग्स रेट। सेविंग्स रेट क्या हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेविंग्स रेट? वो मत समझना कि सर मैं बैंक पे रखता हूँ 6% इंटरेस्ट मिलता है दैट इज सेविंग्स रेट। नो, दैट इज़ नॉट सेविंग्स रेट। या फिर सर एफडी पे 6.75% रेट है, सर बैंक में रखता हूँ 4.3% सेविंग्स अकाउंट पे रेट ऑफ, दैट इज़ नॉट सेविंग्स रेट। सेविंग्स रेट इज व्हाट परसेंट ऑफ योर अर्निंग, आपने अपने अर्निंग का कितना परसेंट स्पेंड किया और कितना परसेंट सेव कर रहे हैं, एंड व्हेन दिस इज अप्लाइड टू अ होलिस्टिक पॉपुलेशन तो एक ट्रेंड निकल के आता है कि कितना सेविंग्स रेट चल रहा है इकोनॉमी में, ठीक है? तो इट इज पोर्शन ऑफ जीडीपी और जीएनपी दैट इज सेव्ड रैदर देन बीइंग कंज्यूम्ड। अगर मान लो सब थोड़ा 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 सेव कर रहे हैं तो एक पोर्शन ऑफ जीडीपी ही तो सेव हो जा रहा है ना। सो इट इज द पोर्शन ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी एंड जीएनपी का डिफरेंस क्या है ये हम अगले लेक्चर में ऑब्वियसली जीडीपी वाले लेक्चर में करने वाले हैं। अभी आप कमेंट में लिख के बताओगे कि जीडीपी इज दिस, जीएनपी इज दिस। करो यार, सी व्हेन आई से ना, मेरे को कमेंट चैनल से मतलब नहीं है, मत करो मत करो। राइट इट इन टेलीग्राम ग्रुप, राइट इट समवेयर, ये आपके बेनिफिट के लिए है। फिर मत कहना कि सर यूपीएससी बहुत टफ है सर, नहीं क्लियर हो रहा सर, नहीं मत रोना प्लीज। ओके, नाउ कम, अब लेट्स अंडरस्टैंड कि सेविंग्स रेट का इन्फ्लुएंस कैसे होता है, ठीक है? अब आ जाओ यहाँ से समझो। अगर आपकी हाई सेविंग्स रेट है, आई विल मार्क दिस एज 1 कि आपको कहाँ से पढ़ना शुरू करना है। अगर हाई सेविंग्स रेट है तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको बैंकों में डाल रहे हो, बैंक में डाल रहे हो तो बैंक के पास क्या हो रहा है? फंड हो रहा है। सो डोमेस्टिक फंड है हमारे पास पहले से। अगर डोमेस्टिक फंड है तो मुझे कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो बैंक क्या करेगी? उसको बैंक लोन देगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगा उससे। जब कैपिटल बन रहा है, मतलब लेट्स से मैं बैंक के पास गया और मैं लोन लेके आया क्योंकि मुझे बाहर से पैसे नहीं आने थे देश में, मतलब
देश को बाहरी पैसों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा, तो मेरे पास इजी लोन अवेलेबल है। तो मैं एज ए एंटरप्रेन्योर गया एंड आई एस्टैब्लिश्ड लोन लेके मैंने एक कंपनी एस्टैब्लिश की। उस कंपनी में मैं हाई पोटेंशियल वेज पे काम कर रहा हूँ एंड हाई पे आउट्स दे रहा हूँ। दिस हाई पे आउट इज यूज्ड फॉर व्हाट? परचेजिंग पावर बढ़ा रहा है उस लेबर का, या जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके, परचेजिंग पावर बढ़ा रहा है। एंड देन उस परचेजिंग पावर से क्या हो रही है, वो थोड़ा पैसा ज़्यादा सेव करेगा, ज़्यादा डोमेस्टिक में, सो इट्स क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ ग्रोथ। अब इस परचेजिंग पावर से दिस इज डूइंग व्हाट? इट इज इंक्रीजिंग द डिमांड। तो मेरी कंपनी और ज़्यादा बनाएगी क्योंकि मेरे पास डिमांड आएगा। सो हाई सेविंग्स रेट का आप समझ गए, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ। ठीक है, हाई सेविंग्स रेट विल प्रमोट मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ। अब आ जाओ, ये सस्टेनेबल ग्रोथ हो गया। अब इंपॉर्टेंस ऑफ हाई सेविंग्स रेट क्या है? प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन दिखाया, परपेचुअल ग्रोथ है दिखाया मैंने, परपेचुअल है। अगर दिस इज अ सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल, राइट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बैंकिंग डिसिप्लिन, बैंकिंग हैबिट्स। देखो आप पढ़ोगे ना, जब एक क्वेश्चन भी था प्री में कि मल्टीप्लायर इफेक्ट के लिए कौन सा चीज़ है इंपॉर्टेंट, उसमें बैंकिंग हैबिट वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, परपेचुअल ग्रोथ है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल, क्यों? क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक करेंसी अवेलेबल है। तो डोमेस्टिक करेंसी अवेलेबल है तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एफ डी आई एंड एफ पी आई। एंड एफ डी आई और एफ पी आई पे डिपेंडेंट नहीं है तो क्या है, हम वॉलिटिलिटी से सेव्ड हैं कि भाई कब मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा और कब एफ डी आई भाग जाएंगे, एफ पी आई भाग जाएंगे हमारे यहाँ से। ठीक है, तो हमारी करेंसी भी सिक्योर्ड है। देन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। मेरे पास इजी लोन अवेलेबल है, आई एम डूइंग कैपिटल फॉर्मेशन। देखो अब ये जो बना दिया ना मैंने आपको, ये पूरे सेविंग्स रेट का निचोड़ है ये। एग्जाम में बस इतना बना के आओगे ना, एग्जाम में नहीं एक्सप्लेन करना। रिमेंबर, टॉपर्स नेवर 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 एक्सप्लेन। आप किसी भी टॉपर का आंसर शीट निकालो, एक्सप्लेन करने का तो टाइम है ही नहीं। अगर तुम एक्सप्लेन कर रहे हो तो एग्जामिनर को मिल रहा है कि हाँ इसको नहीं आता है, ही इज बीटिंग अराउंड द बुश, ही हैज टाइड द गोट टू द ट्री एंड ही इज एक्सप्लेनिंग द ट्री। जैसे ना मेरा एक दोस्त था, तो वीएमएमसी की बात करता हूँ, महावीर मेडिकल कॉलेज। सो आई आस्क्ड हिम अ सिंपल क्वेश्चन कि टेल मी महावीर मेडिकल कॉलेज के बारे में बताओ, महावीर मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो अब ही डज नॉट नो मच अबाउट महावीर मेडिकल कॉलेज या फिर महावीर जी। सो वॉट ही डिड, ही सेड महावीर वॉज वन ऑफ द ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल, इंडिया हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दिस foreign invasion etc. He started explaining India. So what he did, he tied the goat to the tree and he started explaining the tree. पूछा था महावीर के बारे में, बताने लग गया वो इंडिया के बारे में। ठीक है, सो यू हैव नॉट टू एक्सप्लेन, यू आर नॉट सपोज टू एक्सप्लेन इन एग्जामिनेशन, यू हैव जस्ट राइट द पॉइंट्स। एग्जामिनर को छोड़ दो, नहीं आता एग्जामिनर को, नहीं आता एग्जामिनर को दिखेगा कि हाँ इसको आता है। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंस। देन इंप्रूव फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, ऑब्वियसली लेस डेट बर्डन है, इंटरनेशनल बर्डन हमारे पास कम है। देन एनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स बनेंगे इससे। अंडरस्टूड। सो रिसेंट सेविंग ट्रेंड क्या थी कि मॉडरेट, हाँ, सो सेविंग ट्रेंड हैज गॉन मॉडरेटली डाउन हुआ है रिसेंट में। वाई? ड्यू टू इंक्रीज इन कंजम्पशन पैटर्न, लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं। अब देखो आईफोन है तो सब लग गए आईफोन खरीदने में, वो कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा नॉन उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, बट कंजम्पशन हैज़ इंक्रीज, थोड़ा सा बिहेवियर पैटर्न चेंज दिखा है। देन फाइनेंशियल सेविंग्स, सेविंग्स नहीं है इसको लिख लो, सही कर लो, मैं थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा कभी कभी मुझे खुद ही दिक्कत दे देते हैं। सो फाइनेंशियल सेविंग्स जो था, इट फेल फ्रॉम 5% ऑफ जीडीपी, अराउंड 5% पे आ गया। और अर्लियर क्या था, अर्लियर इट वाज अराउंड आई गेस 6 to 7% के आसपास था। बट हाँ है ना, एक्सपेक्टेड टू बी रिबाउंड 6 से 7% पे होने वाला था। अर्लियर इट वाज 5%, नाउ इट हैज़ कम टू 5% ऑफ जीडीपी। इन लास्ट 47 ईयर्स का सबसे लो पे थे अभी हम। ठीक है, तो रिसेंट सेविंग ट्रेंड ये था, वी कैन राइट दिस इन इन्फॉर्मेशन। अब आ जाओ फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स। ये सेविंग्स चलो बैंक में डाल दिया हमने, अब इसका फाइनेंशियलाइजेशन तो करना जरूरी है ना। अगर ये मनी आइडली सिट कर रहा है बैंक में तो इट्स ऑफ नो यूज। तो लेट्स अंडरस्टैंड फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग इज व्हाट। इकोनॉमिक सर्वे 2025 कहता है कि फिजिकल एसेट टू फाइनेंशियल एसेट बनाना पड़ेगा, कि ये जो हमारे पास बैंकों में एसेट्स रखे हुए हैं इनको फाइनेंशियली एसेट में कन्वर्ट करना जरूरी है, बिकॉज दिस नीड्स टू जनरेट मोर मनी। बैंक टू मार्केट कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैंकों में जो रखा पैसा इनको मार्केट में ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे म्यूचुअल फंड, इक्विटी, और अभी रिसेंट ईयर में देखा है कि ये डबल्ड हो गए हैं 5 ईयर्स, मतलब पीपल आर बिकमिंग मोर इकोनॉमिकली एक्टिव, फाइनेंशियली एक्टिव हो रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी में ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। अब आ जाओ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। जॉन मेनार्ड किंग्स की एक थ्योरी है
जिसको बोलते हैं उनकी एक बुक है जनरल थ्योरी ऑफ, क्या लिखा था मैंने, मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इट सेज कि जॉन मेनर्ड किंग कहते हैं कि पीपल जो हैं, अब देखो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको ये, क्योंकि फिजिकल एसेट टू फाइनेंशियल एसेट कन्वर्ट करना है एंड बैंक टू मार्केट लेके जाना है मनी, उसके लिए क्या बैंकों के पास पैसा होना चाहिए, उसके लिए फिजिकल एसेट होना चाहिए। तो जॉन मेनर्ड किंग्स इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि पीपल जो हैं, जो आम जनता है, वो कैश करेंसी कब सेव करती है, तीन मोटिव होते हैं इंपॉर्टेंट, तीन इंपॉर्टेंट मोटिव होते हैं। पहला कि ट्रांजैक्शनल मोटिव, कि उनको ट्रांजैक्शन करना है, उनको हैसल नहीं चाहिए, कैश चाहिए हाथ में। देन देयर इज अ प्रिकॉशनरी मोटिव कि पता नहीं फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा हो जाएगा, इकोनॉमी कब धराशायी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अपने पास कैश रखता हूँ। देन देयर इज स्पेकुलेटिव मोटिव कि उनको लग रहा है कि नहीं ये होने वाला है, अब विपत्ति आने वाली है, आफत आने वाला है, इसलिए वो पैसा पास में रख लेते हैं। सो दीज आर द थ्री मोटिव वाई पीपल स्टोर कैश, दिस इज सेड बाय जॉन मेनर्ड किंग्स। एंड इन हिज बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही सेज दैट, talks about saving paradox. What it is? कि saving is good, but too much of saving will harm the economy. जैसे मान लो कि मैं लेट्स से 5,000 रुपये कमाता हूँ और मैं इसमें से 4,000 रुपये ले जाके सेविंग्स में ही डाल देता हूँ। अब दिस बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक कि इसको मार्केट तक कैसे पहुँचाए। मैं तो 1,000 रुपये ही खर्चा कर रहा हूँ मार्केट में। सो वॉट हाई सेविंग्स रेट मेरे और डिमांड को कम कर दे रहा है, और डिमांड कम हो रहे हैं मेरे, तो और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिमांड कम जा रहा है, और इंडस्ट्री के ऊपर डिमांड कम जा रहा है, तो वो रॉ मटेरियल के ऊपर डिमांड कम जा रहा है। नाउ इट्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक टू मेक द मनी रीच मार्केट। सो सेविंग पैराडॉक्स सेज कि सेविंग इज गुड बट टू मच ऑफ सेविंग हार्म्स इकोनॉमी, ठीक है, बाय पुलिंग आउट ऑफ मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्कुलेशन। तो अब आ जाओ इस पूरे सेविंग्स रेट का बेनिफिट एंड चैलेंजेस क्या है। पहले देखो बेनिफिट क्या है। बेनिफिट क्या है? इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, improve financial inclusion, capital market development, better return on investment, diversification of fund, nothing that I have not taught you here. चैलेंजेस में क्या है कि लो फाइनेंशियल लिटरेसी है, इसीलिए सेविंग्स रेट बढ़िया नहीं हो पा रहा है। प्रेफरेंस ऑफ गोल्ड एंड रियल स्टेट, जिसको गोल्ड एनोमोली कहते हैं, कि लोग चाहते हैं कि पैसा मेरे पास एकदम रेडीमेड रखा हो, मैं जब चाहूँ उस पैसे का यूज़ कर सकूँ। मेरे पास बैंकों से ज़्यादा अच्छा है कि मेरे पास सोना रखा हुआ है, तो सोना ज़्यादा रिटर्न देगा। देन इन्फ्लेशन रिड्यूसेस रिटर्न, लोगों का ये भी है कि बैंक में रखूंगा महंगाई बढ़ जाएगा। लेट्स से 100 रुपये रखा था मैं बैंक में, मुझे 110 रुपये मिलेगा अगले साल, 10% रेट के हिसाब से 110 रुपये मिलेगा, बट द परचेसिंग पावर ऑफ दिस मनी हैज़ गॉन डाउन। गेहूँ पहले मान लो 20 रुपये मिल रहा था, अब गेहूँ 25 रुपये मिल रहा है, तो मेरी जो बेनिफिट हुई ये तो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो रियल जीडीपी ग्रोथ, तो रियल ग्रोथ तो नहीं हो रहा है मेरा। तो इन्फ्लेशन रिड्यूसेस रियल रिटर्न। देन लिमिटेड एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस, अब मान लो जो गांव में बहुत दूर जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस नहीं पहुँच पाया, अगर लास्ट माइल सर्विस नहीं है वहाँ पे वो सेविंग करेगा तो कहाँ करेगा। देन मार्केट वॉलेटिलिटी, अभी बताया मैंने इन्फ्लेशन, कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट कोलैप्स करेगा तो मैं क्यों सेव करूँगा, स्पेकुलेटिव मोटिव में चला जाऊँगा। तो दीज आर चैलेंजेस एंड बेनिफिट ऑफ सेविंग्स रेट, कि ये बेनिफिट है और उसको ना एग्जीक्यूट हो पाने के लिए ये चैलेंजेस हैं। नाउ कम टू एक लास्ट टॉपिक फॉर दिस क्लास इज डेट टू जीडीपी। अब देखो ये लेक्चर ना 1 घंटे का हो गया, तो आज 2 लेक्चर्स नहीं होंगे, आज एक ही लेक्चर है, क्योंकि आधे आधे घंटे के 2 लेक्चर से अच्छा है कि 1 घंटे का एक लेक्चर करा दिया मैंने आपको, सो दैट आप इसको पार्ट्स में देख लो, बट देख लेना जरूर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ कमिंग टू डेट टू जीडीपी एज फाइनेंशियल एंकर। देखो डेट टू जीडीपी वो फाइनेंशियल एंकर का मतलब क्या समझते हो कि मतलब देखो पहले एंकर का मतलब क्या होता है, यू हैव सीन दिस एंकर नो, ऐसा होता है। 1 सेकेंड, यू सीन दिस एंकर, यहाँ पे फिर चेन लगा होता है। व्हाट डज दिस एंकर मीन? ये किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, जैसे जो किसी भी चीज़ इन द सेंस की जिससे हम उसको डालते हैं शिप में एंकर डाला हमने तो क्या देखा, ये शिप को अपनी जगह पे होल्ड करके रखता है। सो एनके सिंह कमिटी ने ये कहा था कि डेट टू जीडीपी, कि जीडीपी और डेट का रेशियो, सॉरी, और
डेट का रेशियो जो है ना, ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारा फाइनेंस किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। सो इट शुड बी द इंडिकेटर, ये मेन चीज़ है, ठीक है। और एनके सिंह कमेटी जो बनी थी वो एफआरबीएम रिव्यू कमेटी बनी थी, कि जो फाइनेंशियल रिसोर्स एंड बजटरी मैनेजमेंट है इसको रिव्यू करने के लिए बनी थी कि सब कुछ सही चंगा चल रहा है नहीं चल रहा है। तो आ जाओ, सजेस्ट क्या कहा था, सजेशन में क्या था कि डेट टू जीडीपी एज फाइनेंशियल एंकर रैदर देन फिजिकल डेफिसिट। गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट देखती थी कि अच्छा गवर्नमेंट का रेवेन्यू इतना है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतना है, चलो रेवेन्यू मानते हैं 100 हज़ार रुपये है, एक्सपेंडिचर 1100 रुपये है, डिफिसिट 100 रुपये का है, तो सरकार को 100 रुपये बोरो करने पड़ेंगे मार्केट से या कहीं से भी। सो सरकार इसी को देखते हैं, अच्छा रेवेन्यू डिफिसिट मेरा कम है तो ठीक है, मेरा मतलब बढ़िया चल रहा है, जितना कम डिफिसिट है मेरा उतना बढ़िया गवर्नमेंट वो चल रहा है इकॉनमी। बट एनके सिंह कमेटी कहती है कि नहीं, यू नीड टू मूव अवे फ्रॉम दिस अप्रोच, यू नीड टू कम टू वॉट, ये देखो कि तुम्हारे पास डेट बर्डन कितना है। लेट्स से मेरे पास 1 मिलियन, लेट्स से हाँ 1 मिलियन का मेरे पास डेट बर्डन है, ठीक है, और मेरी इकोनॉमी जो है वो लेट्स से 100 मिलियन की है, 100 मिलियन की मेरी इकोनॉमी है। सो हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं इंटू 100 करें तो हमारा परसेंट जो है इट इज द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ हाउ health healthy my financial structure is, how healthy। so debt to gdp की मेरा पे करने का कैपेसिटी, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू यहाँ पे कि कहाँ पे है ग्रोथ पोटेंशियल, नॉट ग्रोथ पोटेंशियल, फिजिकल हेल्थ। where did I tell you that your paying capacity should not increase, your debt should not increase your paying capacity, physical health, right? हाँ physical health। तो उन्होंने कहा कि डेट टू जीडीपी शुड बी योर एंकर, ये दिस शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ हाउ हेल्थी योर इकोनॉमी इज। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट का जनरली डेट शुड बी अराउंड 60% ऑफ जीडीपी डेट होना चाहिए, जिसमें से सेंटर का 40% एंड स्टेट का 20% डेट होना चाहिए। क्यूमुलेटिव इट शुड नॉट इंक्रीज 60%, अगर इससे ऊपर जा रहा है तो द इकोनॉमी इज इनटू बैड शेप। देन ग्रेजुअल फिजिकल कंसोलिडेशन थ्रू व्हाट, प्रूडेंट बोरोइंग। व्हाट डज प्रूडेंट बोरोइंग मीन, कि एक्सेसिव बोरोइंग नहीं करना, उतना ही करो जो कुबत भर का है, जो अपने कुबत में है, जिसको तुम पे कर सकते हो बढ़िया से। देन अलाइन योर एक्सपेंडिचर विद द रिसोर्सेज, कि हाँ मैं स्पेंड जो करना चाह रहा हूँ, मेरी जो एक्सपेंडिचर होने वाली है, क्या मेरे रिसोर्स उसको सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। सो डेट टू जीडीपी शुड बिकम माई मेजरिंग द हेल्थ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। सो मेजर कंट्रीज टोटल डेट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, वही जो मैंने बताया। तो यूनियन बजट फिजिकल 27 से स्टार्टेड दिस, 27 से ये स्टार्ट हुआ है कि डेट टू जीडीपी विल नाउ बी द एंकर, इट विल नॉट बी द फिजिकल डेफिसिट एनी मोर, कि हाँ फिजिकल डेफिसिट से ही। और दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, बिकॉज अभी शुरू होने वाला है। तो फिजिकल एंकर इज व्हाट, प्रिवेंट ड्रिफ्ट। एंकर का क्या काम होता है, किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखना होता है। एंकर एंकर क्या करता है, होल्ड करता है, शिप को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देता, वो वाटर के इसी जगह पे शिप को होल्ड करके रखता है। तो उसी तरीके से फिजिकल एंकर की तरह काम करता है, सॉरी फिजिकल एंकर काम करता है प्रिवेंटिंग द ड्रिफ्ट, गाइडिंग द मेट्रिक। सो ऐसे अल्टीमेटली क्या होता है, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। अब आ जाओ ये देखते हैं कि वाई डेट टू जीडीपी एज फाइनेंशियल एंकर, क्यों फिजिकल डेफिसिट क्यों नहीं, फिजिकल डेफिसिट पहले यूज कर रहे थे, सो वाई नॉट दैट, वाई दिस। सो द रीजन इज कि इट मेजर्स फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, कि हाउ मच इज द कैपेसिटी टू पे। हमारा कैपिटल फॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम उस लोन को पे करने के कुवत में रहेंगे। अगर हमारा कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी, ओवरऑल बर्डन डिसाइड होगा हमारा इससे। देन इंप्रूव काउंटर साइक्लिक पॉलिसी। अगर सरकार को दिखे, व्हाट इज काउंटर साइक्लिक पॉलिसी, देखो काउंटर साइक्लिक पॉलिसी का मतलब ऐसे समझो, लेट्स से एक टूरिस्ट प्लेस है, एक होटल है, मस्त 2 फ्लोर का होटल है, ठीक है, ये बैल्कनी है। अब यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल था, लेट्स से पहले 1000 लोग आते थे, 1000 पीपल, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे होटल सब्सिडीज दिए, लैंड सब्सिडीज दिया। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे 4 होटल बन गए हैं। अब यहाँ पे लोगों की कैपेसिटी आके रहने की 5000 की हो गई है, लेट्स से 5000 पीपल, 4 होटल बने तो 4000 पीपल, 4000 पीपल। अब दीज पीपल कमिंग हियर विल स्पेंड मोर हियर,
विल स्पेंड मोर हियर, तो इस जगह का एसडीजीपी बढ़ेगा, एसजीडीपी, डीजीपी बोल रहा हूँ, एसजीडीपी, स्टेट जीडीपी. दिस स्टेट जीडीपी हैज डन व्हाट, दिस हैज इंक्रीज्ड द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट. नाउ गवर्नमेंट कैन डू व्हाट, गवर्नमेंट कैन चार्ज यहाँ से अच्छा खासा टैक्स. तो गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट, गवर्नमेंट इज नाउ रीपिंग दिस पोटेंशियल. नाउ लेट्स से अब यहाँ पे थोड़ा फुटफॉल कम हो गया, फुटफॉल कम हो गया तो लोग आने कम हो गए, यहाँ से एसडीजीपी कम हो गई, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स कम करेगी और गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी बढ़ाएगी. यहाँ बोलेगी अच्छा यहाँ पे अब स्ट्रीट लाइट भी दे रहे हैं हम, यहाँ पे रोड भी दे रहे हैं हम, और यहाँ पे एक मस्त नेशनल पार्क भी बना, हाँ लेट्स से लेके यहाँ पे टूरिस्ट पार्क भी बना रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने काउंटर साइक्लिक पॉलिसी फॉलो किया. काउंटर साइक्लिक मतलब अगर ये ऊपर जा रहा था तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी फॉलो किया टू रीप द पोटेंशियल यहाँ से, और जब ये नीचे जा रहा था गवर्नमेंट ने इनपुट किया टू मैक्सिमाइज द ग्रोथ. सो अंडरस्टैंड. तो गवर्नमेंट को ये डेट टू जीडीपी रेशियो क्या दिखा रहा है, गवर्नमेंट को दिखा रहा है कि हाँ यहाँ से और कुछ रीप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. 1 सेकेंड, हाँ यहाँ से. तो गवर्नमेंट को ये काउंटर साइक्लिक पॉलिसी में डिसीजन लेने में मदद करता है कि व्हेन टू स्पेंड, हाउ टू स्पेंड, हाउ मच टू स्पेंड. देन एनकरेज फिजिकल डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी, डिस्करेज ऑफ बजट बोरोइंग, एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग नहीं करना है, या करना है तो उतना ही करो जितना पेइंग कैपेसिटी है. देन प्रिवेंट्स क्राउडिंग आउट. व्हाट इज क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग इन एंड क्राउडिंग आउट का मतलब समझो, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है. दो मैं इसको आपको आगे, ये प्री का पार्ट हो जाता है. क्राउडिंग आउट. अब मानो कि एक इकॉनमी है, इस इकॉनमी में लेट्स से 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, ठीक है, लेट्स से 10 लाख रुपीज़ है. गवर्नमेंट कम्स एंड सेस मेरे को इसमें से 9 लाख रुपए मांगता है. नो, ओनली 1 लाख इज लेफ्ट. अब जो XYZ कंपनी आ रही है जिसको भी और कर्जा चाहिए यहाँ से टू डेवलप, इट हैज़ ओनली इट कैन ओनली कम्पीट फॉर 1 लाख रुपीज़. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब तो देखेगा इसमें से एक ही कंपनी ले सकती है, दीज टू कंपनी विल हैव टू गो अवे. सो गवर्नमेंट डिड व्हाट, गवर्नमेंट डिड क्राउडिंग आउट. गवर्नमेंट ने सारा पैसा ले लिया, क्राउडिंग आउट हो गया. इसी का उल्टा गवर्नमेंट बोली कि अच्छा तुम्हारे पास लेट्स से 10 लाख रुपए है, मैं 9 लाख रुपए और दे देता हूँ, तो यहाँ पे 19 लाख रुपए हो गए. दिस विल इन्वाइट मोर कंपनी, सो दिस बिकम्स क्राउडिंग इन. समझ गए, यही क्राउडिंग आउट एंड क्राउडिंग इन का डेफिनेशन. इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट, ये इसमें दिमाग नहीं लगाना इतना ज़्यादा, यही था. तो अगर गवर्नमेंट सस्टेनेबल बोरोइंग करती है तो इट विल प्रिवेंट क्राउडिंग आउट. देन ऑब्वियसली एडहेरिंग टू FRBM, कितना बोरो करना है उतना ही बोरो कर सको, एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग मत करो, कम करो. वॉट इट. सो दिस वॉज फॉर इट. डेट टू GDP, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, सब कुछ हो गया. डन. थैंक यू. You can join this group for your PDFs and you can scan this for free lectures and subscribe and spread the word. Thank you. See you in the next lecture. Next lecture में हम करेंगे GDP. ओके, अभी बता दे रहा हूँ. तो नेक्स्ट हमारा 5th लेक्चर होगा GDP with node making strategy. Okay, fine. See you in the next lecture. Thank you.